आपकी एज क्या है? सर मेरा एज है 29। 29। और ये इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं यूपीएससी का? जी सर। अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर। 4th अटेम्प्ट। क्या कितने अंक चाहिए आपको उस पद पे जाने के लिए जिस पे आप जाना चाहते हैं? सर मुझे 150 चाहिए। बस? क्या बात है, बाकी सब एकदम हो चुका है मेंस में? जी। वेरी गुड, वंडरफुल। फिर तो आप आईएएस बन गए, बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं क्यों सुझाव देना चाह रहा हूँ आपको? सर दे दीजिए। 150 तो बन ही जाएंगे। 150 में दिक्कत नहीं है भाई। मैं कहूँ सर? यस प्लीज कम, बैठिए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर। आपका नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है? जी सर। आप अपना मास्क उतारना चाहेंगे? जी। उतार लीजिए। क्या है ये कोविड, क्यों होता है किसी को, क्या चीज़ है बेसिकली, इसमें पैथोजन क्या है? जी सर, इसमें कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस जब भी किसी, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो सेल्स है उसके ऊपर रिसेप्टर्स इससे मैच करते हैं या नहीं। ठीक है। अगर इसके ऊपर जो स्किन के इसकी जो सेल्स है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो अगर हमारी सेल्स से मैच करते हैं तो ये उनको जाके इन्फेक्ट करता है और अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है हमारी सेल में। वायरस में डीएनए भी होता है? जी, कुछ वायरस डीएनए रहते हैं लेकिन कोरोना वायरस में आरएनए है। तो ये आरएनए जाकर हमारी सेल्स का जो न्यूक्लियस रहता है उसके, हमारी सेल्स के डीएनए को जाकर अपनी इंफॉर्मेशन में कैप्चर करता है। तो ये बताएं कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जी सर, कैसे काम करती हैं, और अगर एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी या कोविड होने के बाद भी फिर से कोविड हो जाता है किसी को? सर ये डिपेंड करता है हमारे जो शरीर में जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारी लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस कुछ सेल्स रहती है वो एक्टिव होती है और वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीजन और पैथोजन एक ही बात है, या पैथोजन का कोई पार्ट एंटीजन है या एंटीजन का कोई पार्ट पैथोजन है? जी सर, एक पैथोजन एंटीजन की तरह बिहेव करता है और भी पार्टिकल्स हैं। क्या पूरा पैथोजन एंटीजन होता है या पैथोजन का कोई पार्ट एंटीजन होता है? सर इसमें पूरा पैथोजन भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है और उसका कोई पार्ट भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है। बहुत बढ़िया। आपका नाम बड़ा सुंदर है प्रहलाद, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम एरिया तय कर सके कहाँ से आपसे बात करें। जी सर। सर मेरा नाम प्रहलाद नारायण शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले के खवारानी गांव का रहने वाला हूं और मैंने मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला से मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, महाराष्ट्र चले गए थे आप? जी ठीक है। उसके बाद मेरा एमएससी जो था वो मैंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है। एंड सर मेरी हॉबी है रनिंग, स्प्रिंटिंग एंड कुकिंग। तो एग्रीकल्चर में ही आपकी रिसर्च है पूरी और का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर है? जी सर। यूपीएससी में? बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर में कल्चर का क्या मतलब है? सर इसमें बहुत सारे, जैसे एग्रीकल्चर में हम दो तरीके से काम करते हैं। एग्री मीन्स क्रॉप्स एंड कल्चर मीन्स उनका कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन में जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है कि उसमें हम प्लॉगिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, तो डिफरेंट वे जो रहते हैं उन्हीं को यहाँ पे कल्चर एज ए यूटिलाइज किया जाता है। तो जो हम संस्कृति के लिए कल्चर यूज़ करते हैं, क्या उस कल्चर और इस कल्चर में कोई कनेक्शन बनता है या केवल संयोग है? सर इसका एग्जैक्टली तो मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कल्चर है इसमें कल्टीवेशन, जो हमारा जो कल्चर रहता है जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डिफरेंट, और यहाँ पे जो कल्चर है वो कल्टीवेशन से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ यूटिलाइज होता है। अगर हम देखें साउथ में तो वहाँ पर जो राइस का कल्टीवेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन की डिफरेंट विधियाँ हैं, जहाँ पर पानी किस टाइप से देना है, साउथ में किस टाइप से पानी देना है, फ्लडिंग, तो कहीं ना कहीं कल्चर और जो यहाँ पर कल्टीवेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ाव है। कौन कौन से अंग ऐसे हैं जिनमें ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है? वैसे हम बेशक ह्यूमन डोनर से ही लें लेकिन किसी में यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें जो आई का रेटिना है वो हम कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर इतना ही अभी तक हो पाया है। किडनी भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सर। आपके पिताजी किसान हैं जी, और जो कि आपका विषय एग्रीकल्चर है, तो ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा खेतों में। जी सर।
तो कौन सी फसलें उगाते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी सीजन वाइज जो क्रॉप लेते हैं उसमें अगर हम खरीफ की बात करें बारिश के समय तो बाजरा, ज्वार होता है, एंड रबी जो सीजन रहता है उसमें हम जो वीट एंड बार्ले, ये 2 क्रॉप करते हैं। एक मांग ये होती कि ककड़ी में या खीरे में या मान लीजिए तरबूज में जी बीज नहीं हो, तो पॉलीप्लाइडी जो तकनीक है जी सर। उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए ताकि हम सीडलेस फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर सकें? जी सर, इसमें हम एज ए ट्रिप्लोइड यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ट्रिप्लोइड जब यूटिलाइज करते हैं तो फर्टाइल गैमेट्स बनने के चांस कम रहते हैं, और जब फर्टाइल गैमेट्स नहीं बनते तो चांसेस रहता है कि सीडलेस प्लांट हो। चलिए, अच्छी बात है। जैसे आपने कहा बाजरा आपके खेतों में उगता है। जी सर। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बाजरे की फसल में कौन से प्रकार के रेस्पिरेशन से काम होता है, C3 या C4? सर बाजरा जो प्लांट है वो एक C4 प्लांट है, और इसी कारण जो CO2 का लेवल बढ़ा है और कम पानी में ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाता है। अनानास जो फ्रूट हमारा है उसमें कौन सा बात यूज़ करते हैं? सर उसमें कैम्प साइकिल होता है। वो डिफरेंस कैसे C3 C4 से, अंतर क्या हुआ उसमें? सर उसमें इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का बनता है, वहाँ पर भी 4 कार्बन का बनता है, लेकिन जो CO2 का फिक्सेशन होता है यहाँ पर दिन के समय होता है और वहाँ पर रात के समय होता है। उसमें से विशेष प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं जो रात में खुलते हैं, दिन में नहीं। चलिए, अच्छी बात है। ये एक प्रश्न है, हम जब प्लांट ब्रीडिंग करते हैं एक टर्म आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, इसका मतलब क्या है? सर म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो सेल्स में जो DNA रहता है उसमें हम गामा रेडिएशन या एक्सरे और डिफरेंट ऐसे म्यूटेजेंस का उपयोग करते हैं जो ओरिजिनल जो DNA रहता है उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर दे। तो उसके कारण कोई भी पर्टिकुलर जीन में अगर चेंज होता है तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। तो कोई जीन अगर ससेप्टेबल है, जो प्लांट को ससेप्टेबल बनाता है ड्राउट के लिए, तो मीन्स पानी के लिए ससेप्टेबल ज़्यादा है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट मर जाएगा। लेकिन अगर उस जीन में म्यूटेशन ऐसा हो गया कि वो जीन एक्सप्रेस कम कर पा रही है, नहीं कर पा रही, तो प्लांट पर्टिकुलर उस ड्राउट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, आप किसी ऐसे सब्सटेंस का नाम दीजिए जिसको हम कहते हैं म्यूटाजेन, जो रेडियो एक्टिव हो। कोबाल्ट 60। एक और? सर अभी तो मैं यही सोच। चलिए, थैंक यू सर। प्रहलाद जी सर। आपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी लिया हुआ है और MSc भी की हुई है उससे। जी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहती है उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर्स का यूटिलाइज करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड डिफरेंट हमारा आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं, DAP, यूरिया। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी? हाँ सर, ये डिपेंड करेगा क्योंकि किस लेवल पर हमें यूटिलाइज करना है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट। अच्छा, अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट किया था फिर बाद में बैक ट्रैक कर लिया? सर इसमें श्रीलंका है जिसने कम्प्लीटली अपने यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है उनको बैन किया था, लेकिन चूंकि इसके बारे में कोई डाटा नहीं था उनके पास कि किस वे में फेज तो क्या वजह थी? उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ खास रुचि थी वहाँ, या किसी और संकट से बचने के लिए किया गया था? सर चूँकि जो वो देश है वो एक आइलैंड है और वहाँ पर अगर ऑर्गेनिक यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं तो उसके कारण हो सकता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनके कारण। मतलब एनवायरमेंटल रीजंस थे या इकोनॉमिक रीजंस थे इसके? सर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका क्लाइमेटिक रीजन मैन है। अच्छा, वैसे वहाँ फॉरेक्स की कमी थी, आप इसको देख लेना। जी। अगर यूक्रेन मसले पे मैं आपकी राय जानना चाहूँ कि भारत लगातार जो न्यूट्रलिटी वाला स्टैंड लिया है वो कहीं ना कहीं रशिया के पक्ष में ही है, क्योंकि रशिया भारत के स्टैंड से काफ़ी खुश है और वेस्ट नाराज़ है, तो ऐसा लगता है कि न्यूट्रल होना भी रशिया का समर्थन करने जैसा है। तो आपको क्या लगता है कि मोरालिटी के प्लेन में अगर देखें तो ये कितना सही है? हाँ सर, कोई भी ऐसा इशू रहता है तो किसी भी देश का सामने जो सबसे मेन जो इंटरेस्ट रहता है वो उसका नेशनल इंटरेस्ट रहता है। और चूँकि 1971 में इंडिया एंड रशिया का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हो चुका है, 2000 में हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और रशिया हमारा काफ़ी जो क्लोज एलाई है। तो आपको इसमें कोई चीज़ गलत नहीं लगती? जी सर, इसमें इंडिया का जो स्टैंड है वो यूक्रेन की तरफ भी है। इंडिया ने हमेशा जो वायलेंस है उसको कंडेम किया है, साथ ही में इंडिया का हमेशा रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के द्वारा इसको सुलझाया जाए, ना कि वायलेंस के द्वारा। चल ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।
प्रहलाद, स्प्रिंटिंग और रनिंग जी मैम। दोनों में क्या फ़र्क होता है? जी मैम, रनिंग एक ब्रॉड एरिया है और उसी का एक छोटा सा पार्ट है स्प्रिंटिंग। रनिंग में धीरे रनिंग करते हैं और स्प्रिंटिंग में जैसे 100 मीटर रहता है तो उसको जितना फास्ट आपकी एफिशिएंसी है उससे आप दौड़ो। तो जैसे मैं दौड़ता हूँ तो मेरा 11 सेकेंड है 100 मीटर। 100 मीटर जी। अच्छा, और कभी कभी आप ऐसे नॉर्मल वाली रनिंग करते हैं? जी। एक बात बताइए, फास्ट फूड और जंक फूड में क्या अंतर है? मैम, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि फास्ट फूड जंक फूड हो सकता है, लेकिन जैसे हम बर्गर एंड पिज़्ज़ा खाते हैं तो ये फास्ट फूड भी है। और जंक फूड जो हमारे शरीर में जाने के बाद वो उसके कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ उसके ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो हमारे बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं और फ्यूचर में हमारी जो लीवर है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते। अच्छा, ठीक है। आप क्योंकि कृषि की बात हो रही थी, आप ये बताइए कि भारत में कृषि क्षेत्र में IPR से संबंधित क्या विवाद रहे हैं? जी मैम, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जो इंडिया में विवाद है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये पेटेंट करवा ली थी कुछ वैरायटीज़ को। अगर प्रीवियस एक केस देखें हम, एक कंपनी थी जिसने FC5 जो वैरायटी थी उसका पेटेंट था और किसानों ने, गुजरात के कुछ किसानों ने उगवा लिया था तो उनके ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया था। तो कहीं ना कहीं जो IPR है वो किसानों के हित के लिए नुकसानदायक है। किसान चाहकर भी उस वैरायटी को नहीं उगा सकते। और कृषि ऋण से संबंधित क्या समस्याएं हैं? जी मैम, कृषि ऋण की अगर हम बात करें तो इसमें जो समस्या है कि किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हमने बना रखा है। कुछ किसान के पास लैंड होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है, फर्स्ट। सेकंड, किसी के टाइटल्स नहीं है, किसान तो है लेकिन वो टेनेंसी फार्मिंग करता है तो उसका इश्यू आता है ऋण लेने में। और ज़्यादातर जो किसान है वो बैंक में जब जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी है वो देना पड़ता है, तो उनको उसमें चक्कर लगाना पड़ता है। तो वो जो साहूकार है गांव में उससे ऋण लेते हैं और उसकी दर काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसके कारण वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डेप्ट ट्रैप के कारण लगभग इस बार का NRCB जो डाटा है उसमें जो 10,000 टोटल जो फार्म लेबर है एंड किसान दोनों ने आत्महत्या की है। अच्छा, थैंक यू। लगभग आपको एक आदेश आता है कि इस फसल की खेती करो, ये सूखा प्रतिरोधी फसल है। लेकिन समस्या ये है कि उसके साथ बहुत सारी स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, पैदावार बढ़ जाएगा, भूख मिट जाएगी, लेकिन कई तरह की नई बीमारियां उस पर जो खाएंगे उनको फैल जाएगी, और नहीं देते हैं तो भूखमरी से मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए या आप क्या करेंगे? सर, ऐसी स्थिति में पहले मैं दूसरे विकल्प के बारे में सोचूंगा। अगर मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है और केवल उसी क्रॉप को उगाने का विकल्प बचता है तो फिर मैं उसको अलाउ करूंगा। ठीक है प्रहलाद, थैंक यू सर। प्रहलाद यार, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी रिसर्च आपकी है, इतनी अच्छी पढ़ाई है। जी सर। आप जैसे व्यक्ति को तो कुछ एग्रीकल्चर में नया काम करना चाहिए, जैसे कुरियन साहब ने दूध के क्षेत्र में किया, वैसा कुछ आप एग्रीकल्चर में करते। आप IAS क्यों बनना चाह रहे हैं? IAS तो बहुत छोटा काम है आपके सामने। सर, एग्रीकल्चर में रिसर्च करता मैं और किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं डिसीजन लेता तो मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्टर बनने में 30 साल लगते, जब मैं अपनी उस एज में होता जहाँ पर मुझे मेरा जो कैपेसिटी है 24/7 काम करने का वो कहीं नहीं होता। लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मुझे एक अथॉरिटी मिलती है काम करने की, तो जितना भी जो बेटर रिसर्च है जो मैंने देखा है, महसूस किया है, और जो अच्छी वैरायटीज़ है जो मेरे इंस्टीट्यूट में बन रही है, उनको मैं पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ बेहतर तरीके से। आप प्रहलाद हैं, नारायण हैं। जी सर। भारत में कहते हैं कि वैष्णव धर्म जब आया और जब वैष्णव धर्म उत्तर भारत पहुंचा 13, 14, 15 सेंचुरी में, तो पहली बार हमारे भक्ति की बयार आ गई और एक तरह से हमने उस समय के इस्लाम और ईसाईयत को हिंदू धर्म की ओर से चैलेंज देने की स्थिति अख्तियार कर ली। क्या आपको लगता है कि वैष्णव धर्म का ये महत्व जो कुछ लोग बताते हैं वैज्ञानिक है? और फिर ये बताइए कि उस वैष्णव धर्म के विकास में एक खास व्यक्ति की भूमिका थी जिनको हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सम्मान दिया है। वो कौन है, उनकी क्या भूमिका थी और वैष्णव धर्म की भूमिका क्या रही है हमारे भक्ति आंदोलन में? इस पर थोड़ा सा
विचार कीजिए। सर एग्जैक्टली कौन व्यक्ति थे उसको तो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो वैष्णव धर्म था जिसके तहत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, एंड वैष्णव धर्म में जो नीचे साउथ में अलनार और नैनार जो समूह थे, उन्होंने इस भक्ति आंदोलन को लीड किया और यहाँ से धीरे धीरे नामदेव, तुकाराम और डिफरेंट जो संत कबीर, इनके द्वारा धीरे धीरे ये जो नॉर्थ इंडिया भक्ति आंदोलन फैला। प्रहलाद, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।